ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था, एक तो पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा था आई थिंक, और टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ा था। अब हम आज देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, देन हम जियोजेब्रा की हेल्प से और देखेंगे कि ग्रेडियंट का आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा आपके, और देन हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो फिलहाल जस्ट अब अभी ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तब तक आपको उसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की नॉलेज और होनी चाहिए। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना कि बोथ डायरेक्शन में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव में। जैसे कि हमने कहा था कि या तो आपको अगर एक्स एक्सिस के मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन जो है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट तो करता है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो जो टेंजेंट लाइन है एक ऐसे प्लेन में होगी जो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें पता है कि वो एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट लाइन के स्लोप को, जो कि एक ऐसे प्लेन में लाई कर रहा है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपका ऐसा भी पॉसिबल है कि बोथ साइड आप चेंज कर सकते हो, मतलब एक्स में भी चेंज आ जाए एज वेल एज वाई में भी चेंज आए। एक तो हमने कहा था कि जो हायर डेरिवेटिव, जैसे कि हमने कहा था कर्ल टू एफ बाई कर्ल एक्स टू, हमने ये लिया था कर्ल टू एफ बाई कर्ल एक्स, कर्ल एक्स कर्ल वाई। यहाँ हमने कहा था कि एक बार आप क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, देन विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, एक्स करो, यहाँ दोनों में चेंज है। लेकिन यहाँ क्या था कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो एक बार आपको एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और देन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साथ हम एक्स को भी चेंज कर सकते हैं एज वेल एज वाई को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यानी जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसके लिए मतलब तीन चीजें हो सकती है। एक तो या तो चेंज जो है, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमें पता है कि टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हो, यानी आपको क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आप अलोंग वाई एक्सिस बात करते हो, तो यानी उसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप बोथ डायरेक्शन में बात कर रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस में भी चेंज हो वाई एक्सिस में भी चेंज हो, तो इसके लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। पहले ग्रेडियंट है, देन ग्रेडियंट के बाद आपका लेवल सरफेस आएगा, और लेवल सरफेस के बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हेल्प से हम देखेंगे कि ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जस्ट अभी हम ग्रेडियंट देखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे आज के लेक्चर में हम। तो सबसे पहले आपका एक ऑपरेटर होता है जिसे हम नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं या डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, कई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डेल वेक्टर से, या कई सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो ये डेल ऑपरेटर है, दिस इज ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब इसको ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे प्लस है, इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, इसको कम से कम दो नंबर चाहिए। जैसे कि एक मान लो 5 है और एक 7 है, ठीक है, यानी 5 और अगर 7 आपको गिवन ना हो, यानी ऑपरेंड गिवन ना हो, यानी हम ऑपरेंड बोलते हैं, अगर आपको ऑपरेंड्स गिवन ना हो तो ऑपरेटर जो है वो मीनिंगलेस है। सेम जैसे डी बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हमें पता है कि डेरिवेटिव करता है, चेंज निकालता है, लेकिन इसको भी एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको ऑपरेटर जो ऑपरेंड ना मिले तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सेम दिस इज एन ऑपरेटर, यानी इसको भी आगे फर्दर आप देखोगे कि क्या काम करेगा, मतलब इसको भी एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले देखो, ये जो ऑपरेटर है किस तरीके से काम करता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, और प्लस में मतलब ये ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसे आई कर्ल बाय में कर्ल एक्स, ठीक है, और प्लस में जे कर्ल बाय में कर्ल वाई, प्लस के कैप कर्ल बाय में कर्ल जेड। यानी चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज अलोंग वाई एक्सिस, और चेंज अलोंग जेड एक्सिस। जो ये ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं दिस इज डेल ऑपरेटर, या फिर कई इसे नेबला भी बोलते हैं, नेबला ऑपरेटर। ठीक है,
तो ग्रेडियंट के लिए या हम आगे डाइवर्जेंस भी पढ़ेंगे और कर्ल भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये डेल ऑपरेटर गिवन होना चाहिए। तो डेल ऑपरेटर का काम होता है कि आई यानी आई कैप दैट इज एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। सबसे पहले हम ग्रेडियंट स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट में आपको खास क्या ध्यान रखना है, ग्रेडियंट जो है हमेशा ही एक स्केलर पर ऑपरेट होती है। मान लो आपको एक स्केलर क्वांटिटी दी हुई है, सपोज 5, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर पर ऑपरेट नहीं होगी, ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का निकलेगा। लेकिन जो इसका आंसर है यानी जो इसका ग्रेडियंट है वो फाइनल एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। ऑपरेट जो होगा मतलब ऑपरेंड जो है, इसका ऑपरेंड जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन जो इसका आंसर आएगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मान लो 5 हमने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली, तो ग्रेडियंट को इस तरीके से नोटेशन दी जाती है, ग्रेडियंट ऑफ 5, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ग्रेड ऑफ 5, ठीक है। इसका मीनिंग यही होगा कि आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, या फिर आप डेल फाई कहो या नेबला फाई कहो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आप डेल की वैल्यू रखो, ये हो गया कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। दिस इज एन ऑपरेटर, यानी इसको अभी एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। जो ऑपरेंड है वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ग्रेडियंट के केस में दिस इज अ स्केलर, ठीक है। ग्रेडियंट के केस में जो ऑपरेंड होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हमने जो कि फाई माना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ल फाई बाय यानी फाई का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अलोंग वाई एक्सिस, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग जेड एक्सिस। जो ये होता है दिस इज ग्रेडियंट। और आप देख सकते हो आंसर में फाइनल क्या आ रहा है, आई जे के आ रहा है, यानी जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी जो ऑपरेंड है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट जो ग्रेडियंट है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबको समझ आया है ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट में फिलहाल डेफिनेशन में किसी को डाउट हो? हाँ जी, ग्रेडियंट डेफिनेशन समझ आई है? यस मैम। जैसे कि मैं आपको ये दे रही हूँ, सपोज फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई दे दी। अब मुझे इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हैं? मैम 2xy 2xy आगे ओके वो देखो हमने कहा था ये एल है, दिस इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय यस मैम आई कर्ल वाई कैप जे कैप, और कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। सही है। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया, 2xy, लेकिन किसकी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, दैट इज आई कैप। प्लस में क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जे कैप। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, आंसर 0 मैम। जीरो मैम। दिस इज द ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे कि और क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ग्रेडियंट ऑफ फाई आंसर कितना होगा, मैम 3x क्यूब 3x स्क्वायर स्क्वायर आई कैप आई कैप प्लस 2y 2y जे कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, मैंने यहाँ जेड और ऐड कर दिया, तो दिस इज द ग्रेडियंट। समझ आ गया सबको ग्रेडियंट कैसे निकालना है? एक ये तो समझना कि Yes, ये sir. एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हमेशा ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने कहा है कि माइनस अगर अकेला लें तो माइनस का तब तक मीनिंग नहीं है जब तक आप इसे किसी पर ऑपरेट ना कर दो, ठीक है। मान लो हम ऑपरेट कर रहे हैं एक्स और वाई, तो जिस पर आप ऑपरेट करते हो उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो इस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो ये नेबला ऑपरेटर है इसको कम से कम आपके एक ऑपरेंड से ही काम चल जाएगा, मतलब आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मीनिंग हो जाएगा दिस इज कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई और कर्ल फाई बाय कर्ल जेड।
देखो लगता हमेशा किस पर है, स्केलर क्वांटिटी पे, यानी जो ऑपरेंड है, दिस इज द ऑपरेंड, ऑपरेंड जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो इसका फाइनल आंसर आया है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सपोज दिस इज इक्वल टू, कोई इसका मुझे ग्रेडियंट बता सकते हैं? ग्रेडियंट 2i कैप प्लस 2j कैप। 2i कैप प्लस में 2j कैप। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? हाँ जी, रिप्लाई क्या करूं? कोई और स्टूडेंट? मैम आई थिंक इसका 4 नहीं होता है, फिर i कैप और j कैप की वैल्यू ही नहीं रही, कांस्टेंट ही हो गया तो। क्या कह रहे हो? मैम कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं नहीं। आएगा। एक का आंसर है ग्रेडियंट ऑफ फाइव, दिस इज 0। ठीक है, एक का आंसर ये। और कोई स्टूडेंट? यानी अभी तक जो मैंने बोला है वो किसी को समझ नहीं आया है? Not possible, ma'am. नॉट पॉसिबल, व्हाई? रीजन बता सकते हो? देखो फाइव दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो फाइव हमने लिया है, फिलहाल जो हम फाइव ले रखा है, वो स्केलर क्वांटिटी लिया हुआ है या वेक्टर क्वांटिटी लिया हुआ है हमने? Vector. वेक्टर। Vector quantity, ma'am. कि मैंने क्या कहा, ग्रेडियंट है उसके लिए ऑपरेंड कैसा होना चाहिए? Scalar. स्केलर, ma'am. लेकिन ये एक वेक्टर है। ग्रेडियंट के लिए आपको ऑपरेंड हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो इसका ग्रेडियंट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी आपको ग्रेडियंट डिफाइन करना है, जिसका भी आपको ग्रेडियंट डिफाइन करना है, उसको सबसे पहले स्केलर होना पड़ेगा। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका ग्रेडियंट डिफाइन नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, suppose 5 this is equal to 5 k cap, then what is the gradient of 5? नॉट पॉसिबल आ रहा है इसका। Not possible. इसका भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो ये है क्या लिया हमने, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ग्रेडियंट के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गए सबको? जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट के लिए आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए, ये स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट होगा। बट जो इसका आंसर है, जो आंसर है उसमें आई जे के आपके प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज जो आंसर है, यानी जो ग्रेडियंट है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, बट जो ऑपरेंड है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। सबको समझ आ गया? यस मैम। ग्रेडियंट इस तरीके से काम करता है, उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये थी डेफिनेशन ग्रेडियंट की। ठीक है, फिजिकल मीनिंग हम जब देखेंगे, जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। तो फिलहाल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो ये है ग्रेडियंट है, मान लो आपको दो ये फंक्शंस दिए हैं, स्केलर फंक्शन, सपोज एक वन ऑफ देम इज फाई एंड सेकंड वन इज साई। तो कहते हैं कि आप पहले इन दोनों स्केलर फंक्शंस को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद कह रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट ले लो, या फिर कहते हैं कि दोनों का आप अलग अलग ग्रेडियंट ले लो, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई ले लो और ग्रेडियंट ऑफ साई ले लो, और दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल। समझ आ रहे हैं कि दो आपने स्केलर फंक्शन लिए, पहले इन दोनों को सम कर दिया, देन ग्रेडियंट लिए, या फिर कहते हैं कि पहले दोनों का अलग अलग ग्रेडियंट ले लो फिर सम कर लो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, तो ये हो गया दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस में साई। हमें पता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना, एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 5, ma'am. 5। और कोई स्टूडेंट?
आपको ग्रेडियंट जो दिया होता था, ग्रेडियंट में एक्स मैम 5 plus I मैम 5 plus I दोनों मैम 5 प्लस साई। yes मैंने यहाँ मैम डेफिनेशन दी थी कि एक्स एक्सिस में अगर आप फाई का ग्रेडियंट निकालते हो तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यानी ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए, d5 by d5 plus psi plus पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई प्लस साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होना चाहिए। समझ आ रहा है, जिसका भी आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट क्या होगा, उसी स्केलर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा, वाई एक्सिस में कंपोनेंट partial differential of 5 plus psi partial derivative of phi plus psi with respect to y and z direction component z के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल फाई प्लस साई, मतलब फाई प्लस साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और ये चीज दोनों इक्वल होते हैं, यानी कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स और कर्ल साई बाय कर्ल एक्स के बराबर हो जाएगा। ये जो चीज है इसके ही बराबर होती है आई कैप प्लस में, और ये चीज किसके बराबर होती है, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, अब आप क्या करो, फाई की टर्म्स एक साथ कर लो और साई की टर्म्स एक साथ कर दो, तो ये हो गया कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स यहाँ के आई कैप, देन हो गया आपका कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस आपका हो जाएगा कर्ल फाई बाय कर्ल जेड और ये हो जाएगा आपका के कैप और प्लस हो जाएगा आपका कर्ल साई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, कोई बता सकते हैं ये किसके बराबर है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट पार्शियल, ये वाला del phi दिस ये इज del डेल phi क्या हो फाई जाएगा यानी और ग्रेडियंट एक ऑफ फाई और दिस इज phi ग्रेडियंट plus ऑफ del psi हो साई। जाएगा। ठीक है, तो Phi। ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई और प्लस आ गया ग्रेडियंट ऑफ साई, यानी आप पहले दो फंक्शंस लो देन सम करो, फिर ग्रेडियंट लो या फिर पहले ग्रेडियंट लो देन सम करो, आंसर क्या होगा सेम। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई है, सिंपल वही है जैसे आप डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव हमें पता है कि अलग अलग हो जाता है, इसी तरीके से ग्रेडियंट भी अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा आपका। किसी को डाउट हो इस प्रॉपर्टी में, सिंपल सी नो प्रॉपर्टी। मैम ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। याद हो मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताया था कि आपको बोथ साइड प्रूव करना है, ये दैट इज आपका आई, मतलब ये इफ अगर डबल एफ लिखा होता है मतलब बोथ साइड, अगर आपको मतलब पी अगर क्यू को इम्प्लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्यू भी किसको इम्प्लाई करेगा, पी को। एक बार आप पी को ट्रू मानोगे और क्यू को प्रूव करोगे और फिर आप क्यू को ट्रू मानोगे और पी को प्रूव करोगे, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, दैट इज बोथ साइड। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मीनिंग। तो नेक्स्ट थ्योरम जो कह रही है, कहते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन सपोज फाई टू बी कांस्टेंट is that gradient of phi is equal to 0। क्या कह रहे हैं, अगर ये स्केलर फंक्शन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कितना होगा इसका 0। अच्छा यहाँ आप बता सकते हो कि मेरी ये 0 ठीक है या नहीं है, 0 दिस इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये जो 0 आएगी ये वेक्टर होनी चाहिए, वेक्टर आएगी। वेक्टर क्वांटिटी ग्रेडियंट का आंसर जो है, आंसर फाइनल जो आंसर है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि ऑपरेंड स्केलर होता है बट जो फाइनल आंसर होता है वो वेक्टर होता है, मतलब स्केलर से वेक्टर की तरफ जाता है। ठीक है, तो कह रहे कि अगर फाई कांस्टेंट है तो उसका ग्रेडियंट जो है 0 वेक्टर आएगा। एंड कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब अगर ग्रेडियंट 0 है तो उस स्केलर फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। हमें बोथ साइड प्रूव करना है। तो मान लो सबसे पहले हमने मान लिया जो स्केलर फंक्शन दिया हुआ है फाई, वो सपोज दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, जो इसका ग्रेडियंट आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए, हमें प्रूव करना है।
अगर फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब वो ना तो x पर डिपेंड करेगा, ना ही आपका वो y पर डिपेंड करेगा, और ना ही वो z पर डिपेंड करेगा। यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करो, तीनों ही क्या होंगे, जीरो। क्योंकि कांस्टेंट का मीनिंग वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो x पर डिपेंड करेगा, ना y पर, ना ही z पर, चाहे आप x y z कुछ भी रख लो। यानी इसका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x भी जीरो होगा, विद रिस्पेक्ट टू y भी जीरो होगा, और विद रिस्पेक्ट टू z भी जीरो होगा। और ग्रेडियंट का आंसर हमें पता है कि जो ग्रेडियंट होता है दिस इज नथिंग बट कर्ल फाई बाय कर्ल x आई कैप प्लस में कर्ल फाई बाय में कर्ल y j कैप प्लस कर्ल फाई बाय में कर्ल z k कैप होता है। अब ये भी आपका जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, यानी आंसर आ गया जीरो आई कैप, जीरो j कैप प्लस में जीरो k कैप। दिस इज नथिंग बट आपका जीरो वेक्टर है। सबको समझ आ गया? जस्ट फाई कांस्टेंट था, यानी इसके तीनों पर डिपेंड नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं करे तो इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तीनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यानी जो इसका ग्रेडियंट आएगा दिस इज ऑल्सो है जीरो वेक्टर। सबको समझ आ गया? ठीक है, प्रॉब्लम हो यहाँ तक किसी को? यस ठीक है, तो अभी तो एक साइड प्रूव किया हमने, मतलब कांस्टेंट मान के चले थे, ग्रेडियंट जीरो प्रूव किया। अब हम क्या मान के चलेंगे और क्या प्रूव करना है, बता सकते हैं कोई? क्या चीज हम मान के चले और क्या चीज हमें प्रूव करनी है? जीरो मान के चले और कांस्टेंट प्रूव करना है। हाँ जी, ग्रेडियंट को जीरो मान के चलना है, और लास्ट में हमें प्रूव करना है कि जो फाई है दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी ये इसके अंदर ना तो x आना चाहिए, ना y, ना z, मतलब x y z तीनों से ही क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि जो फाई है, फाई के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो ग्रेडियंट डिफाइन है, देखो अगर हो सकता है कि किसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइंड ही ना हो, तो ऑब्वियस है कि उसका ग्रेडियंट भी डिफाइंड नहीं होगा। अगर आप किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियस है कि उसका ग्रेडियंट भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स होता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाई जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रेडियंट जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मीनिंग लिख दिया, हमें पता है कि इसका मीनिंग होता है कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। और जीरो वेक्टर का मीनिंग होता है दिस इज जीरो आई कैप, जीरो जे कैप प्लस में जीरो के कैप। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। और इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके कंपोनेंट्स प्लस जो मैग्नीट्यूड वगैरह डायरेक्शन वगैरह वो दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। यानी आप इक्वल वेक्टर के केस में कंपेयर कर सकते हो। तो देखो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, और इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, जीरो, यानी कर्ल फाई बाय कर्ल कितना आ जाएगा, जीरो। सेम यहाँ y एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना है, कर्ल फाई बाय कर्ल y, और इसका y एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, जीरो, यानी कर्ल फाई बाय कर्ल y भी कितना हो जाएगा, जीरो। सेम कर्ल फाई बाय कर्ल z भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो है। इसका मतलब जो फाई है वो x से क्या है, इंडिपेंडेंट, फाई x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी जीरो है, यानी फाई y पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी जीरो है, यानी फाई जो है वो z पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फाई ना तो x पर डिपेंड करे, ना y पर, ना z पर। इसका एक ही मीनिंग निकला कि फाई जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फाई दिस इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप, तो इसका ग्रेडियंट कितना होगा, एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है फाई। आप एक्स वाई जेड कुछ भी रखो, फाई चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा यानी मैम। इसका जो ग्रेडियंट है वो कितना आना चाहिए, मैम इसका नोट डिफाइंड नहीं आएगा, वो वेक्टर हो गया। हाँ सबसे पहले तो ये वेक्टर है, डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये ले लूं सपोज 6, अब सही है, तो इसका This is a जीरो आ scalar। जाएगा। अब इसका जीरो आएगा, क्योंकि ये ना तो एक्स पर डिपेंड करे, ना वाई पर और ना जेड पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का केस। अभी तक हमने जस्ट एक कांस्टेंट की थ्योरम की और एक एडिशन रूल किया था। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। मतलब कह रहे कि मान लो दो स्केलर फंक्शन है, सपोज फाई और साई, कहते हैं कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो देन ग्रेडियंट लो। अब ये चीज इसके बराबर नहीं होगी, ये ध्यान रखना कि ग्रेडियंट ले लिया फिर मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज इसके बराबर नहीं होगी।
कहते कि आप दो स्केलर फंक्शंस लिए, सपोज फाई और साई, उसका ग्रेडियंट ले लिया। जैसे डेरिवेटिव रूल होता है ना मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट एज इट इज दैट इज फाई एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेम सेकंड का ग्रेडियंट, देन क्या होता है आपका सेकंड एज इट इज दैट इज साई एज इट इज और ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, सेम रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का ग्रेडियंट देन सेकंड एज इट इज और ग्रेडियंट ऑफ कितना आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू साई, मीनिंग क्या होता है इसका, डेफिनेशन खोल दो मैम करली बाय करली एक्स कर्ल इनटू बाय में फाई साई, कर्ल एक्स किसका फाई कर्ल एक्स साई का, ठीक है, विद ये और हो गया साई एक्स डायरेक्शन में, आई सेम के विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा इन वाई डायरेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा इन द जेड डायरेक्शन, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि डेरिवेटिव में आप सॉरी प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कैसे करते हो, एक बार फाई एज इट इज कर्ल साई बाय कर्ल एक्स प्लस साई एज इट इज कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, प्लस में ये हो जाएगा आपका कर्ल बाय में कर्ल वाई और सॉरी फाई एज इट इज कर्ल साई बाय कर्ल वाई प्लस साई एज इट इज कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप, प्लस कितना हो जाएगा आपका फाई एज इट इज कर्ल साई बाय कर्ल जेड प्लस साई एज इट इज कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। एक बार फाई जो बाहर है वो एक साथ कर लो और एक बार साई वाले एक साथ कर लो। तो फाई जब बाहर है एक साथ कर लो, तो फाई में कॉमन ले रही हूँ, फाई कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा कर्ल साई बाय कर्ल एक्स, लेकिन किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, दैट इज आई कैप, प्लस में यहाँ से भी फाई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप, प्लस फाई यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा यानी कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप, ये आ गया। अब हम कॉमन ले लेते हैं साई, तो साई इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, नेक्स्ट साई कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप, नेक्स्ट कॉमन आके ये बचेगा कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। और ये हमें पता है दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ साई होता है, दैट इज फाई इंटू ग्रेडियंट ऑफ साई हो गया। और ये क्या है साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये ध्यान रखना बीच में डॉट आपको यूज नहीं करनी है, ना ही क्रॉस यूज करनी है, क्योंकि ये स्केलर है और ये क्या है ग्रेडियंट जो है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर और ग्रेडियंट के बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन जिसे हमें बोल रहे हैं, डॉट क्रॉस ये नहीं होती। डॉट क्रॉस के लिए आपको दो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू साई क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड देन साई एज इट इज और ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा फाई। समझ आ गया सबको? यस यस मैम। ठीक है, सेम आप डिवीजन में कोई बता सकते हैं कि डिवीजन में क्या निकलने वाला है? सेम वही रूल है, कैसे करोगे याद हो, आप क्या करते थे, वी का स्क्वायर दैट इज साई का स्क्वायर, वी एज इट साई इज एज इट इज साई एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा फाई फाई माइनस फाई माइनस और फाई ग्रेडियंट ऑफ एज इट साई। प्रूव कर लोगे? ठीक है, जस्ट डेरिवेटिव ही खोलना है और एक साथ कलेक्ट कर लेना है। प्रूव कर लोगे इसका? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। आपको आर जो है एक पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है। और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, मैं आर वेक्टर का ग्रेडियंट डिफाइन कर सकती हूँ? आर वेक्टर का नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट डिफाइन कर सकती हूँ? कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आर, यानी आर वेक्टर बाय में क्या हो जाएगा ये आपका दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना है किसका, आर का। हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और उसका क्या होता है स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से मेरा आ गया आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर।
ठीक है, अब मुझे निकालना है ग्रेडियंट ऑफ आर। ग्रेडियंट ऑफ आर का मीनिंग होता है कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, बोथ साइड पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो आर जो एक्स पर भी डिपेंड कर रहे हैं, वाई पर भी और जेड पर भी। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो आर स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हो गया 2r, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के, तो 2r कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा 2x। बाकी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो यानी जो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स है वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय आर। ठीक है, अगर मैं पार्शियली डेरिवेटिव करूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना आ जाएगा 2r कर्ल r बाय कर्ल y, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। यानी जो कर्ल r बाय कर्ल y है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y बाय r। Y by R. सिमिलरली कर्ल r बाय कर्ल z कितना आ जाएगा z बाय r। ठीक है, तो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहाँ तक आ गए थे कि कर्ल आर बाय कर्ल एक्स निकाल चुके थे, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और जो कर्ल आर बाय कर्ल वाई है वो दिस इज इक्वल टू वाई बाय आर, और कर्ल आर बाय कर्ल जेड जो था दिस इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो अगेन आप वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय आर आई कैप प्लस वाई बाय आर जे कैप प्लस हो गया आपका जेड बाय आर के कैप। तो सब में से जो कॉमन है वो आ गया 1 बाय आर, और अंदर क्या बच गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और जो एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिस इज नथिंग बट आपका क्या है आर वेक्टर, यानी दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में क्या आ गया है आर। सबको समझ आ गया, यही प्रूव करना था कि जो ग्रेडियंट होगा आर का दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय में आर। समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, Yes ma'am. अब हमें इसी का सेकंड पार्ट करना है। इसी का सेकंड पार्ट क्या करें कि r की पावर आप n कर दो, ये मैग्नीट्यूड है ये ध्यान रखना, आप मैग्नीट्यूड की पावर n कर दो और इसका ग्रेडियंट निकालो इस बार, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा r वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि r स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और जो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स है वो हम निकाल चुके, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और कर्ल आर बाय कर्ल वाई दिस इज इक्वल टू वाई बाय आर, और कर्ल आर बाय कर्ल जेड दिस इज इक्वल टू जेड बाय आर। इतना हमने काम कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड उठाती हूँ, यानी ग्रेडियंट ऑफ मुझे आर की पावर एन चाहिए, तो इसका मीनिंग होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव करो आर की पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये हो गया आपका के कैप। तो देखो आर की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे करते हो, पावर आगे एक पावर कम यानी एन, और इनटू क्या हो गया आर की पावर एन माइनस 1, लेकिन आर एक्स पर डिपेंड करे यानी कर्ल आर बाय कर्ल एक्स हो जाएगा, दिस इज आई कैप, और इसका हो गया पावर आगे एक पावर कम, देन आर का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, देन सेम पावर आगे एक पावर कम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा जेड के, और ये हो जाएगा के कैप। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स हम निकाल चुके हैं, दिस इज एक्स बाय आर, यानी ये हो गया एक्स बाय आर, और ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस 1 आई कैप, प्लस हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 वाई बाय आर जे कैप, प्लस एन आर की पावर एन माइनस 1 जेड बाय आर के कैप। तो ये देखो बेस सेम है, डिवीजन है, तो हमें पता है कि पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये ओवरऑल बन जाएगा आर की पावर एन माइनस 2 एक्स आई कैप, प्लस ये हो जाएगा एन आर की एन माइनस 2 वाई जे कैप, प्लस एन आर की एन माइनस 2 जेड के कैप। ठीक है, सब में से जो कॉमन है वो आ चुका है एन आर की एन माइनस 2, और अंदर बचेगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमें ये पता है कि किसके बराबर था, दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर था, और ये हो गया एन टाइम्स ऑफ आर की एन माइनस में 2, यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया आपको ये दो प्रॉपर्टीज? यस मैम। बार बार यस हम मैम। Yes ma'am. बार बार क्वेश्चंस में हम यही वेक्टर्स यूज करेंगे एक्स आई वाई जे जेड कैप, इसलिए आपको ये याद ही रख लेना है कि जो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आएगा दिस इज नथिंग बट एक्स बाय आर ही आएगा। ठीक है,
तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो कल मैं आपका 10:30 बजे के अराउंड लेक्चर लूंगी, ठीक है। तो कल इसके हम एग्जांपल्स करने वाले हैं।